वितान पाठ 2 राजस्थान की रजत बूंदें, जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। इस रचना के माध्यम से अनुपम मिश्र जी ने न केवल राजस्थान की जल समस्या पर विचार किया है, अपितु तरल गहराइयों में छिपे जीवन स्रोत की पहचान भी की है। लेखक की प्रस्तुति इतनी मार्मिक बन पड़ी है कि भाषा में संगीत में गद्य का एक नमूना जान पड़ती है। पाठ इस प्रकार है। पाठ का आशय: पसीने से तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है। उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता है। खुदाई यहाँ बसौली से की जाती है। बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। जो वहाँ पे काम कर रहे हैं चेलवांजी, जो उसकी कुएं के अंदर गहराई उसकी बढ़ती जा रही है और उसका व्यास कम है, जिसके कारण वहाँ पे गर्मी बढ़ेगी और जो चेलवांजी काम कर रहा है उसको उससे परेशानी हो सकती है। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भरकर रेत जोर जोर से नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे जाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर आ जाती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहन लेते हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो जाता है, मिट्टी जमा हो जाती है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा ढोल या बाल्टी अंदर उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। ऊपर सावधानी से उसे खींचते समय बाल्टी में से कुछ कंकड़, रेत, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाती है। चेलवांजी यानी चेजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोगों को चेलवांजी कहा जाता है। ये काम चेजा कहलाता है। जो खुदाई का काम है इसे चेजा कहते हैं। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है और कुएं स्त्रीलिंग है। ये छोटी सी केवल व्यास में ही है। गहराई तो इस कुएं की कहीं से भी कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारणों से कुइयों की गहराई कुछ कम या कुछ ज़्यादा रखी जाती है। जहाँ पर खड़िया पट्टी मिल जाती है वहाँ पे कुएं की गहराई, वहीं पे कुएं को खोदना रोक दिया जाता है। इसी कारण कहीं पे कुएं की ज़्यादा गहरी होती है, कहीं पे कम गहरी होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है। कुआं जो है जो भूजल, जो ज़मीन के नीचे पानी है उसको लाने के लिए बनाया जाता है। पर कुएं भूजल से ठीक वैसे ही नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में ना तो सतह पर बहने वाला पानी है और ना भूजल, कुएं में ना ऊपर जो पानी बरसता है जो सतह से बहकर चला जाता है वो है, और ना ही ज़मीन के नीचे वाला पानी है। कुएं में ये पानी नहीं आता है। ये तो नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है, मतलब इसमें धीरे धीरे कुछ पानी अंदर आता है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो
तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। ये पट्टी जहाँ भी है, हमने बताया था खड़िया पट्टी जो पत्थर की पट्टी है वो वर्षा जल को भूजल में जाने से मिलने से रोकती है। काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता लगाया जा सकता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकाला जा सकता है, पर वह प्रायः खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता है। तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता नहीं चल पाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। जहाँ पर खड़िया पट्टी होती है वहाँ बरसात का पानी बालू के नीचे दब जाता है और वो बालू पे चलने पर पैर जब दबता है तो पानी ऊपर आ जाता है। ये पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच में अटक जाता है, रुक जाता है और नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में ये नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उड़ सकती है। जब तेज़ धूप निकलेगी तो जो बालू के नीचे जो पानी दबा हुआ है वो भाप बनकर उड़ सकता है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं, क्योंकि वो चिकनी मिट्टी होती है और धरती में खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब धूप निकलती है तो मिट्टी फट जाती है। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वातावरण में लौटने लगती है, भाप बनकर उड़ जाती है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है, क्योंकि बालू है, बालू आपस में चिपकती नहीं है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं है, इसलिए अलगाव भी नहीं होता है। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती हैं। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है, क्योंकि दरारें नहीं है तो भाप बन के उड़ ही नहीं पाता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करता है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा भी रहता है, इसलिए पानी न नीचे जा पाता है न भाप बनकर उड़ पाता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ से रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। अगर वहाँ कुई बना दी जाए उस स्थान पर तो जो खाली कुई है उसमें बूंद बूंद करके पानी इकट्ठा होकर भर जाता है। बूंद बूंद रिसती है और कुई में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी मिल जाता है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि समाज ने खूब मंथन किया, अपने अनुभवों और व्यवहारों में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध
पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, जो सीधा बरसात से आता है उसे पालर पानी कहते हैं। ये धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। बरसता है और धरती से होता हुआ नदी, तालाब में जाकर रुक जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। इसका पूरा विवरण हम लोग आगे देखेंगे, किस प्रकार से पानी और भी ज़्यादा इसको संचित किया जाता है। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। पाताल पानी कहलाता है पानी का दूसरा रूप। ये वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजाड़ी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में ना मिल पाया पानी रेजाड़ी पानी है। बरसात हुई, बरसात का पानी जो सीधे चला गया तालाब में, कुओं में इकट्ठा हो गया, वो पालर पानी। जो नीचे ज़मीन के नीचे चला गया वो भूजल पानी, और जो बीच में रुक गया, ना नीचे गया धरती में मिला और ना ही तालाब में गया, जो ज़मीन में नीचे जम गया, उसे रेजाड़ी पानी कहा जाता है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग होता है, और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापा जाता है। जो वहाँ पे कितना पानी बरसा, तो उस पानी की माप जो बालू के नीचे, जो खड़िया मिट्टी के नीचे, खड़िया मिट्टी के तल तक जो पानी रहता है जमा हुआ, उससे नापा जाता है कि इतनी रेजा पानी की वर्षा हुई है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। कि 5 अंगुल नीचे चला गया तो 5 अंगुल रेजो। रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजाड़ी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। अगर खड़िया पट्टी ना हो तो रेजाड़ी पानी जो है धीरे धीरे जाके पाताल के पानी में मिल जाता है और उसका जो मीठापन है वो ख़त्म हो जाता है, वो खारा पानी बन जाता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजाड़ी पानी भी उसे मिलकर खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई से नापते हैं कि कितना हम उसके नीचे उतर सकते हैं। चेजो यानी चिजाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है, ऐसा माना जाता है। इसमें थोड़ी सी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। अगर चेजारो कुई का निर्माण कर रहा, जरा सी चूक कर दे तो पूरी बालू धंस जाएगी और वो उसके नीचे दब जाएगा, उसके प्राण जा सकते हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है। ढोल से मलबा बाहर निकाला जाता है। मलबा जो खुदाई करने के बाद जो नीचे आया उसको धीरे धीरे ढोल से बाहर निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम को चिनाई की जाती है। चिनाई ताकि मिट्टी भसके नहीं, धसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने से नहा रहे चेलवांजी को राहत मिल जाती है। कुछ जगहों में कुई बनाने का ये काम बहुत कठिन होता चला जाता है। किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं होता है, तब कुई को रस्सी से बांधा जाता है। पहले दिन कुई खोदने के साथ
खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते समय और बाकी लोग खीप से घास की 3 अंगुल मोटी रस्सा बटने का काम करते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का मोटा गोल बिछाया जाता है ताकि कुई जो है नीचे भसके नहीं, और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है ताकि घेरा दबे नहीं, और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से ऊपर तक बैठती। जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है वैसे ही रस्सी का गोला बनाया जाता है। रस्सी का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्सी की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है ताकि वहाँ पे वो जम जाए। ऊपर छोटी दीवार में अब नया रस्सा बांध दिया जाता है। इससे रस्सी कुंडली को टिकाए रखती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। समझ लो कितनी लंबी रस्सी बनानी पड़ती है। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं। 8-10 हाथ, एक घेरा बनाने में 8-10 हाथ लग जाता है। इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास हो जाती है। नए लोगों को तो समझ में नहीं आता ये यहाँ कुई खुद रही है या रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं ना तो ज़्यादा पत्थर मिलता है ना ही खीप, लेकिन रेजाड़ी पानी है तो वहाँ कुइयाँ ज़रूर बनती है। ऐसे जगहों में भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। जहाँ पे ना खीप मिल रही ना पत्थर मिल रहा है तो लकड़ी के लंबे खप्पों से उसको रोका जाता है। लट्ठे अरणी, बड़ यानी कैर, बावल या कुम्बट के पेड़ों की डालों के बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही मानी जाती है। ये पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी ना मिल पाए तो आग तक से भी काम लिया जाता है। आग की लकड़ी भी लगा दी जाती है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे से फंसाकर नीचे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांध दिया जाता है। जो खीप की रस्सी बनाई गई है उससे लट्ठों को बांध दिया जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। ये बंधाई भी कुंडली के आकार की ही होती है, इसलिए इसे सापड़ी भी कहते हैं। जैसे गोल गोल सांप बैठता है कुंडली मारकर, वैसे ही इसको इसलिए सापड़ी भी कहा जाता है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रोक दिया जाता है। एक क्षण नीचे धार लग जाती है, नीचे पानी की धार आने लगती है। चेजारो ऊपर आ जाते हैं। कोई सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है कि आराम से सफलतापूर्वक कोई बन गई तो लोग उत्सव मनाते हैं। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। जब काम पूरा हो जाता है तो सबको दावत दी जाती है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। चेजारों के साथ गांव का ये संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर 3 त्योहारों में विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग भेंट दी जाती और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अलग का अनाज का ढेर भी लगा दिया जाता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी
काम करने का रिवाज आ गया है। अब चेजारों के साथ लोग वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा पहले किया जाता था। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ कला में कुशल बन जाते हैं। चेजारो जैसा कि बताया कि ये पुश्तैनी काम है, परंतु अब जिनका पुश्तैनी काम कोई और है, अब वो लोग भी चेजारों का काम करने लगे हैं। जैसलमेर में अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों, ये अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। जो उन्होंने पानी बनाई थी, मेघवाल और पालीवाल जो जाति थी, उनकी 100-200 साल पुरानी कुइयाँ आज भी पानी दे रही हैं। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 कारण बताए गए। कुएं का मुंह कुएं के मुंह से छोटा होता है, जिसके 3 कारण बताए गए हैं। रेत में जमा पानी नमी से बूंद बूंद धीरे धीरे रिसती हुई नीचे जाता है। दिन भर एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उसमें से 2-3 घड़े तक ही भर सकते हैं। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि उन्हें कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम पानी ज़्यादा फैल जाएगा और उसे बाहर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर पानी आ रहा हो तो 2-4 हाथ की ऊंचाई पानी ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी छोटी बाल्टी के बदले छोटी चरस का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े के चरस के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बांध दिया जाता है। बाल्टी नहीं डूबती है तो कपड़े या चमड़े का चरस जो उसको बना के उसके आगे मुंह पे लोहा लगा दिया जाए ताकि वो भारी हो जाए और उससे पानी निकाला जा सके। चरस पानी से टकराती है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चरस अपना पूरा आकार ले लेता है। चरस एक पानी कपड़े या चमड़े का बना हुआ एक तरीके का कह सकते हैं थैला की तरह होता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली हैं कि ट्रक दौड़े हैं। ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चरस बनने लगी है आजकल। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी का भाप बनाकर उड़ने से नहीं रोक पाएगा और पानी उड़ जाएगा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना जरूरी है, क्योंकि पीने के लिए पानी लिया जाता है, इसलिए उसको ढक दिया जाता है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों के बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वहाँ अमृत इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगे रहते हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं कि कोई और कुएं का पानी ना निकाल पाए। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने में सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री लगाई जाती है। ये गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। इसको गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहते हैं। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगाई जाती है, लेकिन प्रायः ये गुलेल की तरह आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे
ओडाक कहते हैं। ओडाक कहते हैं। ओडाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओडाक और चरसी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती है। चरखी से जब निकालते हैं तो वो कुएं की दीवार से टकराता नहीं है। अगर टकराएगा तो कुएं धंस जाएगी, इसीलिए चरखी से पानी निकाला जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती हैं। हर घर की एक कुएं है। परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी कुएं मिल जाती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुएं है। उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना है, लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वो गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो जाती है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुएं का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। अगर पहले से कुइयाँ बनी है और नई कुएं बनाने का अगर बनाया जाएगा तो जो वर्षा का जल है उसका बंटवारा हो जाएगा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। अगर ग्राम समाज बोलेगा तभी वहाँ पे कुएं बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। बहुत ज़रूरी पड़ने पर ही समाज नई कुएं के लिए अपनी स्वीकृति देता है। उस दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुएं। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा ही मीठा पानी मिलता है, इसलिए प्रायः पूरा गांव गोधली बेला में कुइयों पर जाता है। गोधली बेला माने शाम के समय जब सूरज डूब रहा होता है और रात होने वाली होती है, उस समय को गोधली बेला कहा जाता है। तब गांव वाले वहाँ पे 24 घंटे में और उन्हें 3 या 4 घड़ा ही पानी मिलता है। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती गिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों के और रंभाने की आवाज़ समा जाती है। गोधली के समय जो गाय जानवर मवेशी जो खेतों में चरने के लिए जाते हैं वो लौटते हैं। उनके लौटने से जो उनके गले में घंटी बजती है, उस घंटियों की आवाज़ और जो वो लोग शाम को पानी निकालते हैं गांव वाले, घिरनी घूमती है, उनकी आवाज़ आपस में मिल जाती है, ऐसा लेखक कहते हैं। और एक मनोरम वहाँ पे ध्वनि सुनाई देती है। 2-3 घड़े भर जाने पर ढोल और रस्सियाँ समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करती हैं। 24 घंटे कुइयाँ आराम करती हैं। रेत के नीचे सब जगह खड़िया पट्टी नहीं है, इसलिए कुएं भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में ये पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरों की ठाड़ी में तो 120 कुइयाँ थीं। कहाँ पर? जैसलमेर के खडेरों की ठाड़ी में 120 कुइयाँ थीं। लोग इस क्षेत्र को 6 BC 6 गुणा 20 के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव
पार के कारण ही आबाद हैं और इसलिए उन गाँवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं पर चारोली है तो कहीं पर धाधड़ो इसे कहा जाता है, कहीं पे धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू रो बल्लियों के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं पर इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुएं। इस प्रकार से राजस्थान में लोग कुएं के माध्यम से पीने का पानी प्राप्त करते हैं।